नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 4 घंटे पूरे हो चुके हैं। आज 57 सीटों पर आखिरी दौर का मतदान चल रहा है। आज के बाद ये तय हो जाएगा कि किसकी बनेगी देश में सरकार, लेकिन इंतजार करना होगा 4 जून का, जब आप नतीजे जान पाएंगे। इस बीच आपको बता दें, चाहे वो पूर्वांचल की उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर वोटिंग हो, पंजाब की 13 सीटों पर, बिहार की 8 सीटों पर, या फिर बंगाल की 9 सीटों पर, ओडिशा में भी वोटिंग हो रही है। तमाम जगहों पर हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। 4 घंटे की वोटिंग के बाद हम आपको बता दें जो नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन जो 9 बजे तक के नंबर्स आए हैं वो बहुत दिलचस्प है। अगर सबसे सुस्त वोटिंग कहीं हो रही है तो वो है ओडिशा, जहां पर पिछली बार 74.61% की बहुत अच्छा एवरेज माना जाएगा, कम से कम बिहार के मुकाबले, जहां पिछली बार 2019 में 51% वोटिंग हुई थी। ओडिशा में 74% हुई थी और वहां पर 7.69% लोएस्ट वोटिंग अभी तक ओडिशा में है। 7.69, इसको राउंड ऑफ भी कीजिएगा तब भी लोएस्ट वोटिंग प्रतिशत अभी ओडिशा में है। बिहार नीचे से पायदान नंबर 3 पर है, क्योंकि पंजाब में 9.64 है और बिहार में 10.5%। तो पंजाब और ओडिशा में सबसे सुस्त, और उसके बाद है बिहार। बिहार पर अब आते हैं, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार ने वोट डाला है। लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के साथ वोट डालते हैं। सेल्फी, वोट वाला सेल्फी पोस्ट किया है उन्होंने। और वहीं तेजस्वी यादव ने अपना वोट डाला है, उनकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये फाइनल राउंड का आज मुकाबला है, जहां पर 57 सीटों पर वोटिंग के साथ ही वोटिंग का समापन हो जाएगा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रैप अप हो जाएगा, और उसके बाद 4 जून का इंतजार रहेगा। लेकिन 8 सीटें जहां पर बीजेपी, मतलब ये एनडीए आप समझ लीजिए, पिछली बार जीती थी, वहां पर आज वोटिंग हो रही है बिहार में। इनमें से 3 सीटें आई थी जेडीयू की और बाकी की 5 सीटें आई थी बीजेपी की। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पटना साहिब से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहित सिंह, जहां पर रविशंकर प्रसाद का मुकाबला अंशुल अभिजीत से है, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं। तो वहीं पर हमारे अगले सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाटलिपुत्र से हमारे साथ शशि भूषण हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। और यहां पर रामकृपाल यादव पिछली बार भी जीते थे बीजेपी के टिकट पर। मीसा भारती से चूंकि उनका मुकाबला है, तो ये लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है। सबसे पहले रोहित, आपके पास आते हुए, देखिए दोनों ही सीटों पर लड़ाई बहुत दिलचस्प है, और मामला यह है कि 5-3 रहा था दोनों, मतलब 8 की 8 सीटें एनडीए की झोली में। इस बार कई लोग मान रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार यहां वापस आने के बाद, कई बातें उनकी तबीयत को लेकर इन चर्चाओं के बीच, क्या ये 8x8 की परफॉर्मेंस रिपीट होगी? खासतौर पर अभी पटना वाली सीटों पर जो वोटिंग हो रही है, वहां पर क्या नजारा दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए 8 सीटें एनडीए के पास थी। कोशिश इस बार एक फिर है कि 8 की 8 सीटें जो हैं वो एनडीए के पास ही जाएं। जहां तक मैं बताऊं, 5 सीटों पर जो है वो बीजेपी जो है वो चुनाव जीती थी 2019 में, 3 पर सहयोगी दल थे। और इस बार जो है, अगर हम पटना साहिब की बात करें अंजना, तो पटना साहिब में मुकाबला कुछ कह सकते हैं रविशंकर प्रसाद के लिए पिछले बार के मुकाबले थोड़ा सा आसान कह सकते हैं, क्योंकि पिछले बार उनकी टक्कर शत्रुघ्न सिन्हा से थी, जो कि एक कायस्थ समाज से भी आते हैं। रविशंकर भी कायस्थ समाज से आते हैं, और पटना साहिब को एक कायस्थ बहुल सीट कहा जाता है। और बीजेपी की अगर आप चुनिंदा 10-12 सीटें अगर आप पूरे देश में चुनेंगे ना, जहां जो सबसे सेफेस्ट सीट है, उसमें पटना साहिब भी एक सीट आती है। तो यहाँ पर अब इस बार टक्कर, शत्रुघ्न सिन्हा तो है नहीं, आसनसोल चले गए हैं, तो अभिजीत अंशुल हैं, बिल्कुल नए किरदार हैं कांग्रेस के। और मीरा कुमार जो कि पूर्व स्पीकर उनके बेटे हैं, उनको उतार दिया है मैदान में। तो मुझे लगता है कि पिछले बार के मुकाबले इस बार रविशंकर प्रसाद को थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही कह सकते हैं एक एज ओवर जरूर जो है वो एज रहा है, क्योंकि उनके सामने बिल्कुल नए नवेले जो है वो उम्मीदवार हैं। और मुझे लगता है बहुत बड़ी चुनौती शायद रविशंकर प्रसाद के लिए नहीं होगी। हालांकि अभिजीत अंशुल भी अपना लगातार प्रचार प्रसार जो है इस इलाके में जो है वो करते आए हैं। अब आपने नीतीश कुमार का जिक्र छेड़ दिया है अंजना, तो जाहिर सी बात है, हमारी कल भी बात हो रही थी, नीतीश कुमार आज गए हैं बख्तियारपुर अपने गांव पर, उन्होंने अपना जो है वोट डाल दिया है। लेकिन नीतीश कुमार फैक्टर कितना काम करता है, ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी। बीजेपी ऐसा मानती थी कि नीतीश कुमार को महागठबंधन से अगर नहीं हटाया गया तो महागठबंधन
गठबंधन यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकता है लोकसभा चुनाव में, इसीलिए किसी तरीके से नीतीश कुमार को तो एनडीए खेमे में लाया गया था, लेकिन एक क्रेडिबिलिटी फैक्टर जो है, एक लॉस ऑफ फेस जो है नीतीश कुमार का, वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो ऐसे में जेडीयू थोड़ा सा एक वीक लिंक मुझे लगता है इस एनडीए में। अब देखने वाली बात होगी कि कितना अच्छा नीतीश कुमार कर सकते हैं इस चुनाव में, उनकी पार्टी कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। अंजना, बिहार की पॉलिटिक्स इस बात का प्रमाण बनेगी और जो चुनावी नतीजे 4 जून को आएंगे वो ये तय करेंगे कि आने वाले दिनों में बीजेपी की दिशा क्या होगी वहां की पॉलिटिक्स में। क्या नीतीश कुमार का उधर जाना, फिर इधर आना, फिर उधर जाना, फिर इधर आना, मतलब ये तो लंबे वक्त तक मैं कह सकती हूं कितनी बार इधर उधर गए हैं, लेकिन उन सब के बाद क्या जनता भरोसा करती है इस गठबंधन पर, यह एक लिटमस टेस्ट होगा, बीजेपी को भी समझना होगा। 4 जून का इंतजार रहेगा। लेकिन अब शशि भूषण के पास चलते हैं और शशि, मैं चाहती हूं कि न सिर्फ इस हाई प्रोफाइल सीट जहां पर रामकृपाल यादव, मुझे वो दिन भी याद है जब लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द जो कुछ लोग घूमते थे उनमें मिस्टर यादव भी थे, रामकृपाल यादव। वो रामकृपाल यादव अब बीजेपी में है, पिछली बार भी बीजेपी के टिकट पर जीते, अब उनका मुकाबला मीसा भारती से यहां पर है। दिलचस्प लड़ाई है, लेकिन काराकाट पर भी एक चर्चा जरूर हो जाए क्योंकि वहां पर पवन सिंह सामने आकर खड़े हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा के। बिल्कुल अंजना, काराकाट सीट की भी चर्चा करेंगे, लेकिन पाटलिपुत्र की जो लड़ाई है उसमें अब तक चाचा भारी पड़े हैं, ये आपको भी मालूम है, तमाम दर्शक भी जानते हैं। और रामकृपाल यादव के लिए अच्छी बात यह रहती है पाटलिपुत्र सीट पे कि जो यादव वोट बैंक जिस पर आरजेडी का बहुत कब्जा माना जाता है, वो वोट बैंक में सेंधमारी कर पाते हैं पाटलिपुत्र जैसी सीट पे। लेकिन इस बार कड़ा मुकाबला इसलिए है क्योंकि इस बार लेफ्ट जो है वो अलायंस के अंदर है और भाकपा माले इस पाटलिपुत्र सीट की विधानसभा से जीत हासिल कर चुकी है, तो जाहिर तौर पे वहां पर लेफ्ट का जो कैडर वोट है वो सरप्लस हुआ है आरजेडी के लिए और यही वजह है कि ये लड़ाई दिलचस्प हो गई है। काराकाट सीट की अगर बात करें तो वहां पर पवन सिंह ने जरूर पेच फंसाया है और पवन सिंह कितनी चुनौती दे पाते हैं वहां उपेंद्र कुशवाहा को या फिर जो भाकपा माले के उम्मीदवार हैं राजाराम, उनको ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन पवन सिंह जो भी वोट हासिल करेंगे काराकाट में अंजना, ये तय बात है कि उस वोट का असर चुनाव नतीजे पर पड़ेगा। अगर वो ज्यादा वोट काटते हैं तो जाहिर तौर पे उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान होगा, लेकिन अगर उनके वोट काटने की क्षमता कम रह जाती है तो उपेंद्र कुशवाहा को फायदा होगा। तो ये बहुत दिलचस्प है। 2 सीटें हैं इस बार के चरण में जहां पर त्रिकोणीय लड़ाई हमको दिख रही है, या फिर 3-4 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनमें वोटों का बिखराव जो है वो जीत और हार का फैसला करेगी, जिसमें काराकाट सीट भी है और बक्सर की लोकसभा सीट भी है। वहां भी पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं और माना जा रहा है कि ददन पहलवान जो मैदान में है और आनंद मिश्रा, ये दोनों उम्मीदवार जितने वोट काटेंगे अपने कह सकते हैं कि फेवरेट वोट बैंक वाले कैंडिडेट्स के, वो कहीं ना कहीं असर डालेगा जीत हार के अंतर पे और उससे ही विजेता का फैसला भी होगा। अंजना, बिल्कुल। और एक मेंशन कर लेते हैं, हालांकि यहां पर आप देखिए सीपीआई-एमएल सामने है, आरके सिंह साहब जो कि चुनावी मैदान में है, केंद्रीय मंत्री आरा सीट से। ये भी एक दिलचस्प सीट है जिस पर नजर रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर को अगर आपको समझना है तो 8 की 8 सीटें आई थी, मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। 39 सीट्स आउट ऑफ 40 सोचिए पिछले लोकसभा चुनाव में यहां पर जनता ने एनडीए को दिया था। लेकिन अगर मैं सही हूं तो एकमात्र ऐसा हिंदी भाषीय राज्य है जहां पर आज तक बीजेपी का मुख्यमंत्री बना ही नहीं है। लौटेंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे। रविशंकर प्रसाद पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री चुनावी मैदान में है। पिछली बार वो पहली बार चुनाव में उतरे थे, उससे पहले राज्यसभा का ही रास्ता हमेशा रहता था, जीते थे, इस बार भी चुनावी मैदान में। उनसे बातचीत की है खास आज तक में, सुनिए। 2 महीना 1 दिन मैं घूमता रहा, इतनी गर्मी में भी मैंने एक मीटिंग नहीं छोड़ी, खूब प्रचार किया, आपने भी देखा। आज जनता के आशीर्वाद का दिन है, तो जनता का आशीर्वाद मिलेगा। देश के विकास के लिए, स्थायी सरकार के लिए, गरीबों के विकास के लिए, किसानों के लिए, और मोदी जी ने देश के लिए काम किया, उसका आशीर्वाद मिलेगा। और खड़गे जी कह रहे हैं 4 जून के बाद प्रधानमंत्री बदल जाएगा, सरकार नहीं रहेगी। दिन में सपने देखने पर कोई मनाही नहीं है। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या इंडिया गठबंधन के? दिन में सपने देखने पर कोई मनाही नहीं है, तो हर चुनाव में होता है। ऐतिहासिक जीत होगी देश में, बिहार में और पटना साहिब में भी। अच्छा ये बताइए, 400 पार का जो आप लोगों का टारगेट है, 4 जून की प्रतीक्षा कर लीजिए, देख लीजिएगा। अच्छा एक आखिरी सवाल, ये प्रधानमंत्री जो ध्यान लगा रहे हैं कन्याकुमारी में, उसको लेकर जबरदस्त राजनीति है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री योगी भी हैं, वो केदारनाथ में ध्यान लगा चुके हैं। ये तो सनातन का अपमान कर रहे हैं। आप करिए, आपको हिम्मत है तो करिए, कहाँ मना ही है। लेकिन इस तरह का व्यंग करना,
ये शर्मनाक है। मैं बहुत भर्सना अपनी करता जीत को लेकर कितने आश्वस्त है इस बार? हूं। जनता का आशीर्वाद मिलेगा। शत्रुघ्न सिन्हा को 2,90,000 वोट से हराया था, उनका नाम नहीं लिया था। इस बार भी जनता का आशीर्वाद अच्छा मिलेगा। एक बहुत दिलचस्प बात इस बार हुई है, वो जल्दी से अपने दर्शकों को बताकर हम आपको सुनाएंगे अन्य बातें भी। देखिए, पटना सीट, यहां पर पिछली बार शत्रुघ्न सिन्हा, मतलब शॉटगन के नाम से काफी मशहूर है, वो कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे, लेकिन फिर यहां वो हार गए रविशंकर प्रसाद से। अच्छा, इस बार उनको आसनसोल में टिकट दिया गया, जहां पर बाई इलेक्शन में पहली बार आसनसोल सीट टीएमसी के लिए शत्रुघ्न सिन्हा ने जीती थी। शत्रुघ्न सिन्हा मुकाबला में थे, पवन सिंह को बीजेपी ने उतारा। पवन सिंह के साथ पहला इंटरव्यू मैंने ही किया टिकट मिलने के बाद, जिम में ही वो गंजी में बैठे हुए थे, अपना पूरा वीडियो देख के बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन उसके बाद से उनके सारे वीडियोज आने लगे जहां पर उन्होंने बंगाल की महिलाओं पर कई बातें कही थी, उनका टिकट काट दिया बीजेपी ने। अब वो काराकाट सीट पर गए। यहां पर एआईएमआईएम से भी एक उम्मीदवार है और ये मुकाबला उपेंद्र कुशवाहा के लिए थोड़ा मुश्किल वहां पर हो गया है। फिर आसनसोल की सीट पर अब बीजेपी सोचने लगी किसे उतारा जाए, तो फिर वहां पर उन्होंने उतारा एसएस अहलूवालिया को, जो पहले कीर्ति आजाद के सामने चुनाव लड़ते थे। तो बहुत बंगाल बिहार का ये जो अरिथमेटिक इधर उधर हुआ है, जिसे कहते हैं म्यूजिकल चेयर के तौर पर, वो दिलचस्प है। लेकिन बिहार में एक और फैक्टर है और वो है आरजेडी फैक्टर, लालू प्रसाद यादव फैक्टर, तेजस्वी फैक्टर। आइए आपको सुनाते हैं, इन तीनों से ही बातचीत हुई है आज तक की, वो क्या कह रहे हैं आज जब 8 सीटों पर बीजेपी एक तरह से लिटमस टेस्ट के लिए उतरी है। पिछली बार आपने सारी सीटें यह हासिल की थी, आरजेडी कितनी कठिन चुनौती दे रही है। वोट दे दिया है, क्या अपील करेंगे? हम लोगों से अपील है कि बूथ पर पहुंचे, लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा ले और संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण जो खत्म करना चाहते हैं, जिन लोगों ने महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी बढ़ाई है, उसके खिलाफ वोट का छूट करें। आज अंतिम दौर में क्या उम्मीदें तेजस्वी? बीजेपी सफा चट। चलिए, तेजस्वी यादव ने सीधे कह दिया कि बीजेपी जो है वो उसका सफाया हो जाएगा। लोगों से अपील है कि वोट करने के लिए आइए और वोट जरूर करिए। सारण से इस बार वहाँ की महिलाओं का, बच्चियों का, बहनों की जीत होने वाली है। मैम, इस बार आपकी सरकार बन रही है ना? सरकार तो बन रही है मैडम। 39/40, 8/8, आप स्क्रीन पे हैं, सामने देखिए, 8/8। ये आसान स्कोर नहीं होता है संजय जी, है? फिर से हो पाएगा? आसान स्कोर नहीं है। नहीं, आसान तो नहीं है। 3 जेडीयू की थी इसमें से। देखिए, आसान तो नहीं है, लेकिन 5 बीजेपी। आसान तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी संभावना नहीं रहती है। जब 2014 में बीजेपी ने कई राज्यों में मैक्सिमम स्कोर्स किए थे, राजस्थान का जिक्र कर लें, गुजरात का जिक्र कर लें, तो ऐसा लगता था कि 2019 में ये रिपीट नहीं कर पाएगी, लेकिन बीजेपी ने रिपीट किया। लेकिन 14 और 19 और 19 और 24 में फर्क है। ये जरूर है कि बीजेपी ने और एनडीए ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था बिहार में, 40 में से 39, और आज जो 8 सीटों पर बिहार में चुनाव हो रही है, सारी की सारी एनडीए की सीटें हैं। मुश्किल होगी बीजेपी के लिए रिपीट कर पाना, सारी की सारी सीटों पर एक तरह से जीत दर्ज कर पाना मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल दिखता है। गुजरात में आपको क्या लगता है? मैं थोड़ा ऑफ रिकॉर्ड, मतलब वहां पर वोटिंग नहीं है, लेकिन चुनाव तो हो गए, भूल भी गए कि गुजरात में वोट पड़े हैं, लेकिन गुजरात एक मजबूत स्थिति में बीजेपी वहां है, लगातार से कई सालों से 25 साल। और वहां पर मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर वहां आसानी से रिपीट कर दे वो अपने पिछले। नहीं, दोनों में हैरानी की बात नहीं होगी। अगर आसानी से 26 की 26 सीटें जीत जाएं तो भी हैरानी नहीं होगी, और अगर एक आध सीटें वो कहीं स्लिप कर जाएं तो भी मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। संगीत रागी जी, ये 8 सीटें कितना बड़ा चैलेंज पटना साहिब, पाटलिपुत्र खासतौर पर, जहां पर मीसा भारती चुनाव मैदान में उतरी है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये सारी सीटें रिटेन करेगी। आप काराकाट वाली सीट में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन चेंज किया है, क्योंकि जाति के आधार पर वोट जो है वहाँ जो है हमने ज़्यादा करके यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, या अगर आप देखें तो 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे नए मुद्दे, जिससे देश जो है पटड़ी पर आएगा, उन पे हम लोग देंगे। बाकी जो हमारे पार्टी के दिग्गज हैं, हम लोग तो बहुत ही छोटे लेवल पर हैं, लेकिन जो पार्टी के दिग्गज हैं उनसे हमने भी सुना है सार्वजनिक स्तर पर, जैसे अमित शाह जी ने पीओके को ओपनली जो है वो क्लेम करने का आश्वासन दिया है। और बाकी कश्मीरी पंडितों को लेकर मुझे खासकर बहुत सहानुभूति है। मैं पूरे देश से यही चाहूंगी और खासकर बुद्धिजीवियों से यही चाहूंगी
कि पैलेस्टीन के इशू में जाने से अच्छा है या कहीं और जाने जहां आप कभी गए नहीं हैं, जहां की राजनीति आप समझते नहीं हैं, आपको सिर्फ सुनी सुनाई बातों से बहकाया जाता है। आप कश्मीरी पंडितों के लिए लड़ें, आप संदेश खाली की महिलाओं के लिए लड़ें, आप जो है कन्हैया लाल जैसे इंसान जिसको दिन दहाड़े जो है गर्दन काटती जाती है, आप उसके लिए लड़ें। चूज योर बैटल्स, नहीं तो हमारा देश आगे बढ़ने तो बढ़ेगा, उसको इतनी पावर और इम्पावर करेंगे, आगे बढ़ने से ज्यादा जो है वो भटक जाएगा। इसलिए चूज योर बैटल्स वाइजली। देखिए, सरकार भी तभी कोई काम कर सकती है अगर उसमें जनमत हो। तो जैसे आपने मुहिम चलाई है अलग अलग चीजों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए मैं चाहूंगी बुद्धिजीवियों को कि उनके लिए मुहिम चलाएं। कहाँ पे? उनके शिविरों में यस, डेफिनेटली मैंने बहुत बढ़ चढ़ कर जो है हमेशा कश्मीरी पंडितों के उसके लिए कहा हुआ है। तो वो भी चुनावी मैदान में है, खुद कंगना रनौत विक्रमादित्य सिंह के सामने। बिहार पर बात हो रही थी, जल्दी से अपनी बात पूरी मैं कीजिए। सिर्फ इतना कर रहा हूं कि बक्सर और काराकाट से दोनों कंस्टिट्यूएंसी है, थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के लिए टफ कंटेस्ट हो रहा है। बक्सर में क्योंकि वो एक आईपीएस थे जिनको शायद भारतीय जनता पार्टी ने पहले प्रॉमिस किया था कि हम आपको टिकट देंगे, लेकिन बाद में वहां पर खड़ा हुआ, उनको बिठाने की भी बहुत कोशिश की गई। लेकिन शुरुआत में चूंकि वो यदि लोग जाते तो शायद वो मान भी जाते। बीजेपी पूछे, कहते हैं हमें क्या पता, बीजेपी वालों से पूछो, बीजेपी के अंदर क्या हो रहा है सब आपको पता रहता है। दूसरी बात, काराकाट का मामला यह है कि पवन सिंह को लेकर के और खास करके जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो एन ब्लॉक हुआ है, और जो यंग लोग हैं एक क्रॉस द कास्ट लाइन वो भी पवन सिंह के साथ आए, तो वो वोट कटुआ होंगे। एआईएमआईएम की भी एक कैंडिडेट है प्रियंका, जिससे माना जा रहा है क्या वो इंडिया गठबंधन सबसे अच्छी बात यह है कि सवर्ण लोग जो हैं वो काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े हैं और बहुत बहुत काम किया है वहां